नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं अमित सिंह। आज के एक्सप्लेनर में हम बात करने जा रहे हैं स्कूलों के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके नौनिहालों के बारे में। और आजकल स्कूलों में जो चलन चल गया है बम होने की धमकी का, वो भी एक बहुत गंभीर विषय हो गया है। हम और आप अपनी गाढ़ी कमाई का लाखों रुपए हर साल स्कूलों को दे देते हैं अपने बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए, उनके अच्छे एजुकेशन के लिए। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को बेस्ट ऑफ द एजुकेशन मिले। इसलिए दिल्ली एनसीआर में करीब 10,000 से ज्यादा स्कूल हैं जहां पर लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि अचानक एक दिन फोन आए और आपका स्कूल बोले कि हमारे स्कूल में बम होने की धमकी आई है, बम धमाका होने की धमकी आई है। जरा सोचिए आपकी हालत क्या होगी। आप अपने दफ्तर में हो सकते हैं, अपने बच्चे के स्कूल से दूर हो सकते हैं। फिर उस दौरान जो मेंटल टॉर्चर एक पेरेंट को मिलता है कि भाई जल्द से जल्द अब स्कूल पहुंचो, अपने बच्चे को सेफली वहां से निकालो, घर लेकर आओ। और ये दरमियान वो ड्यूरेशन जब एक पेरेंट अपने बच्चे तक पहुंचता है, ये बहुत मेंटल टॉर्चर वाला एक पूरा ये मियाद हो जाती है। क्योंकि आपका 4 साल 5 साल का छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता कि ये बम परसेप्शन, थ्रेट परसेप्शन क्या होता है, बम धमाका क्या होता है, और आप डर जाते हैं। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स बच्चे के स्कूल से बहुत दूर किसी काम में फंसे होते हैं, अचानक स्कूल से फ़ोन आता है कि अपने बच्चे को लेकर जाइए क्योंकि हमारे हमारे स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और अगर आप पीछे 5 साल का डेटा स्टडी करें तो दिल्ली एनसीआर यानी फरीदाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और दिल्ली, यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा स्कूलों में ये आम बात हो गई है। और पिछले 2 साल से तो थ्रेट परसेप्शन बहुत ज़्यादा हो गए। इसके अलावा आपको याद होगा हैदराबाद में, इसके अलावा बेंगलुरु में, देहरादून में, वाराणसी में, लखनऊ में, कानपुर में कई बार ऐसे वाक़ये पेश आए जब वहाँ पर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और ये पेरेंट्स के लिए बहुत टॉर्चर होता है। हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि हमारा कलेजे का टुकड़ा स्कूल में है और वहाँ पर बम से उड़ाने की धमकी उसे मिल गई है। आज का एक्सप्लेनर ये समझाने जा रहा है आपको कि किस तरह से आपको अब इन चुनौतियों से निपटना है। बड़ा सवाल ये भी है कि जब मैंने रिसर्च की इस पूरे मामले में और मैंने स्टडी किया दिल्ली पुलिस का डेटा और तमाम एनसीआर का जो डेटा है, वो डेटा ये बताता है कि ज़्यादातर जो कॉल्स आई वो नकली थी, यानी फर्जी ईमेल, फर्जी कॉल। और कई बार तो कॉल करने वाले लोग बच्चे निकले हैं, मतलब वो वयस्क ही नहीं है। तो सोचिए कि इस तरह के नकली थ्रेट परसेप्शन, नकली कॉल्स को आखिर कैसे समझा जाए, कैसे हैंडल किया जाए। स्कूलों का नजरिया भी समझना बहुत जरूरी है। स्कूल की हालत बहुत खराब होती है। स्कूल बेचारे क्या करें? अगर वो इस तरह के धमकियों पर रिएक्ट ना करें तो पेरेंट्स उन पर गरजते बरसते उनसे नाराज होते हैं कि भाई आपके स्कूल को धमकी मिली और आपने बच्चे को स्कूल में रहने कैसे दिया, क्लास में बच्चा पढ़ कैसे रहा है। और अगर स्कूल इस पर रिएक्ट करें तो उनको पहले बम स्क्वाड को बताना पड़ता है, डॉग स्क्वाड को बताना पड़ता है, लोकल पुलिस प्रशासन थाने को बताना पड़ता है। और 10,000 से ज़्यादा स्कूल दिल्ली एनसीआर में हैं। आखिर क्या ये मुमकिन है कि हर स्कूल में बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड और प्रशासन टाइम पर पहुंच पाए? ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आपदा प्रबंधन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। जो राज्य शिक्षा परिषद है उसकी भूमिका अहम हो जाती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, होम मिनिस्ट्री की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। लेकिन स्कूलों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि हर स्कूल को ट्रैक करना, वक्त पर पहुंचना, वहां पर मॉनिटरिंग करना, बम स्क्वाड का पहुंचना, डॉग स्क्वाड का पहुंचना, फटाफट इवैक्यूएशन के प्रोसेस को करना, आपदा प्रबंधन का वहां पहुंचना, ये बहुत मुश्किल काम है। कैसे हो ये सब कुछ? पेरेंट्स परेशान रहते हैं, स्कूल परेशान रहते हैं, प्रशासन और पुलिस भी परेशान रहती है। तो जब मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से जब बात की, जब मैंने साइबर एक्सपर्ट से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादातर जो मामले होते हैं वो विदेशों से मेल के जरिए आते हैं, वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी आईपी ना पता चल पाए, उनका एड्रेस पता ना चल पाए। इंटरनेट कॉलिंग के जरिए स्कूलों को धमकी मिलती है, ईमेल के जरिए धमकी मिलती है, और कई बार बच्चे धमकी दे देते हैं तो उनके लिए कुछ आप कार्रवाई बच्चों पर नहीं कर सकते। तो इसलिए बीएनएस की धाराओं को बहुत सख्त करने की ज़रूरत है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जिन बच्चों को स्कूल जाने का मन नहीं करता वही फ़ोन करके बोल देते हैं कि स्कूल में बम है। कुछ बच्चे टीचर से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, अगर टीचर से वो नाराज़ हैं तो भी इस तरह की हरकतें वो करते हैं। कई बार बड़े बच्चे भी मजाक कर देते हैं। दिक्कत कहाँ होती है? जो प्राइमरी प्री स्कूल के बच्चे हैं उनको इस थ्रेट के बारे में जानकारी नहीं है, और जो बड़े बच्चे हैं जो 10वीं से ऊपर के हैं वो इस चीज़ को मजाक के तौर पर लेते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चे, वो बहुत डर जाते हैं, सहम जाते हैं। उनकी साइकोलॉजी पर भी बहुत बड़ा इसका असर पड़ता है। पेरेंट्स की भी साइकोलॉजी पर बहुत असर पड़ता है। पेरेंट्स को लगता है कि इतने पैसे खर्च करके वो बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं लेकिन बच्चे सुरक्षित नहीं।
बच्चे महफूज नहीं। सवाल स्कूलों की सिक्योरिटी पर भी होता है कि भाई स्कूल की मॉनिटरिंग साइबर सेल जो है स्कूलों का इतना वीक है कि कहीं से मेल आ जाता है पता नहीं चलता, कहीं से कॉल आ जाती है पता नहीं चलता, कहीं से कोई थेफ्ट परसेप्शन आता है पता नहीं चलता। पुलिस और प्रशासन के लिए दिक्कत यह है कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो बच्चा निकल आता है धमकी देने वाला। जर्मनी से, यूरोप से, अमेरिका से, लंदन से मेल आ रहे हैं, इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट कॉलिंग के जरिए वीपीएन का इस्तेमाल करके लोग धमकी देते हैं जिसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अब वक्त आ गया कि सरकार और प्रशासन इस बारे में बहुत तल्लीनता के साथ, बहुत गहराई से कुछ नियम, कायदे और एसओपी बनाए ताकि स्कूल इस चीज से परेशान ना हो, पेरेंट्स इस चीज से परेशान ना हो, बच्चे परेशान हो। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि थ्रेट परसेप्शन के बाद कुछ बच्चे स्कूल जाने से डरने लगते हैं। वो बहाने करने लगते हैं कि उनकी तबीयत खराब है, उनके पेट में दर्द है, उनको वोमिटिंग हो रही है, उनको चक्कर आ रहा है, उनको भूख नहीं लग रही, उनकी आंखों में दर्द है, पैरों में दर्द है, बॉडी पेन है, फीवर आ रहा है। इस तरह के बहाने बच्चे करने लगते हैं स्कूल जाने से बचने के लिए। उनके बाल मन में एक डर पैदा हो जाता है। बच्चों के मन का मनोविज्ञान भी समझना जरूरी है। ऑलरेडी बच्चों पे बहुत प्रेशर है, सोशल प्रेशर है कि भाई फलाने का बेटा इंजीनियर है, फलाने का बेटा डॉक्टर है, फलाने का बेटा आईएएस है, आईपीएस है, बड़ा काम कर रहा है, तो बच्चों पर प्रेशर है तुम्हें भी ऐसा बनना है। ग्रेड्स की, एजुकेशन का बहुत प्रेशर है कि तुम्हें 99 परसेंटाइल लेके आना है, तुम्हें 8++ लेकर आना है। तो बच्चा एक तो सोशल कॉज में भी घिरा रहता है, उसके बाद उसको एजुकेशन का प्रेशर भी है, उसको अपने परफॉर्मेंस का प्रेशर भी है, साथ ही साथ उसके ऊपर प्रेशर है स्कूल की डांट, होमवर्क प्रेशर अलग, ट्यूशन की डांट, होमवर्क प्रेशर अलग, पेरेंट्स का दबाव अलग। एक प्रेशर बच्चों पे और है कि पेरेंट्स चाहते हैं तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें आर्मी में जाना है, तुम्हें आईएएस बनना है, तुम्हें आईपीएस बनना है। तो एक बच्चा अपने मन की, अपनी मनोस्थिति के बारे में बात नहीं कर पाता है, वो दूसरों के परसेप्शन से जीने लगता है, खाने लगता है। एक और बहुत अहम पहलू निकल कर आया कि बच्चों का जो इंटरनेट एक्सेस है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, एआई एक्सेस कैसे कंट्रोल किया जाए। आज एआई से बच्चे पूछते हैं कि दिल्ली एनसीआर के 10 बड़े स्कूलों के नाम बताओ, वहां का फोन नंबर, वहां का एड्रेस और टीचर्स की मेल आईडी बताओ। एआई फटाफट वो सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, बच्चा उसका इस्तेमाल इस तरह की गतिविधियों में करने लगते हैं। इंटरनेट एक्सेस होने की वजह से, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट की एक्सेस होने की वजह से बच्चा वो कंटेंट देख रहा है, पढ़ रहा है, इनहेरिट कर रहा है जो उसको उस उम्र में नहीं देखना पड़ना चाहिए, नहीं उसको समझ में आनी चाहिए, लेकिन वो समझ रहा है। कुछ तो रिसर्च ये भी आई, बच्चे पूछ रहे हैं कि पेरेंट्स की हत्या कैसे करें, वो एआई से पूछते हैं। किसी टीचर से अगर उनकी दुश्मनी हो गई, कोई टीचर पसंद नहीं आ रहा, तो पूछते हैं कि फलाने टीचर को मारने का आसान तरीका क्या है। अब एआई को तो नहीं पता कि पूछने वाला सामने वाला कौन है। तो क्या ये वक्त आ गया कि अब बच्चों के लिए एक अलग एआई बनाने की ज़रूरत है, या एक कुछ ऐसा, कोई ऐसी लिमिटेशन, कोई ऐसा फिल्टर लगाने की ज़रूरत है कि बच्चे उन चीज़ों को एक्सेस न कर पाए इंटरनेट पर, वेब पर, जो उनके लायक नहीं है। दूसरा ये भी है कि पुलिस प्रशासन का क्या वक्त आ गया कि आपदा प्रबंधन टीम के पास अब क्या कोई ऐसी एसओपी होनी चाहिए, आपदा प्रबंधन टीम क्या कोई ऐसे प्रोग्राम पर काम करे कि इस तरह के परसेप्शन को बहुत सख्ती से निपटा जा सके। जो बच्चे इसमें मुफ्तला पाए जाते हैं, शामिल पाए जाते हैं, उन पर कैसे कार्रवाई हो, उनकी काउंसलिंग कैसे की जाए, उन पेरेंट्स के साथ कैसे काउंसलिंग की जाए। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अब वक्त आ गया है कि स्कूल इस तरह के थ्रेट परसेप्शन को इग्नोर करें। लेकिन बड़ा सवाल है कि इग्नोर किया और कोई घटना घट गई तो क्या होगा। तो ये बहुत गंभीर विषय है, इस विषय पर चर्चा भी जरूरी है, इस विषय पर बातचीत भी जरूरी है, इस विषय पर कोई ना कोई एसओपी बनाने की जरूरत है, इस विषय पर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की दिक्कतें और परेशानियां लोगों को परेशान ना करें। सवाल यह भी उठता है कि पुलिस प्रशासन और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्या एक साथ आकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि कई टीचर्स, प्रिंसिपल और कई स्कूलों ने कहा है कि भाई जब भी उनको थ्रेट परसेप्शन मिले, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और प्रशासन आता है, वो खाना पूर्ति करता है क्योंकि उनको अगले स्कूल में पहुंचना है। अब फर्ज करिए नोएडा के 10 स्कूलों में थ्रेट परसेप्शन आया, तो टीम तो सीमित है, साधन सीमित है, रिसोर्सेज सीमित हैं। अब उनको 10 स्कूल में पहुंचकर ये थ्रेट परसेप्शन की चेकिंग करनी है, तो वो खाना पूर्ति, कई बार खाना पूर्ति होती है, हाँ सब ठीक है, देख लिया, चेक कर लिया, सब ठीक है। तो कई बार खाना पूर्ति के चक्कर में कहीं कोई बड़ी घटना घट गई। ये बहुत गंभीर सवाल है, इस पर चर्चा भी जरूरी है, इस पर बातचीत भी जरूरी है। और इंडिया न्यूज़ पर इसीलिए वक्त वक्त पर हम इस तरह के इश्यूज को रेस करते हैं ताकि हम अपने पेरेंट्स को, अपने दर्शकों को, अपनी ऑडियंस को इस बारे में जागरूक कर सकें। अभी के लिए, आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने, पढ़ने, समझने के लिए आप इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो करते रहिए, हमारे सोशल मीडिया कॉन्टेंट को आप इनहेरिट करिए, और साथ ही साथ inkhbar.com पर जाइए, वहाँ भी खबरों को हम विस्तार से प्रकाशित करते हैं, छापते हैं, वहाँ से भी आप बहुत सारी जानकारी और ज्ञान ले सकते हैं। नमस्कार।